नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम सब अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने गुरु, अपने मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमान सर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम इंटरमिटेंट डिजीज और उसमें इंटरमिटेंट फीवर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार हमने समझा कि कौन से टाइम पे इंटरमिटेंट फीवर में दवाई देनी चाहिए, स्पेसिफिक पीरियड क्या है, और जब कोई एंटी एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर जीनस एपिडेमिकस से अच्छा नहीं होता है तो उसमें एंटीसोरिक देनी चाहिए। ऐसा हमने लास्ट टाइम सीखा। आज एफोरिज्म नंबर 241। epidemics of intermittent fever in situations where none are endemic are of the nature of chronic disease। जो भी इंटरमिटेंट फीवर की एपिडेमिक्स है और ये सब क्रॉनिक डिजीज के नेचर में आता है, एपिडेमिक्स ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। और ये ऐसी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए जहां पर एंडेमिक ये फीवर हो, यानी कि मार्सी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हो। ऐसी जगह पे एपिडेमिक्स नहीं होना चाहिए, और उस सिचुएशन में नहीं है और एपिडेमिक हुआ इंटरमिटेंट फीवर का, देन इट इज अ नेचर ऑफ क्रॉनिक डिजीज composed of single acute paroxysms. Each single epidemic is of a peculiar uniform character common to all the individuals attacked, and when this character is found in the totality of the symptoms common to all, it guides us to the discovery of the homeopathic specific remedy suitable for all the cases। हमने काफी सारे इंडिविजुअल्स को देखना है, उसमें से जो भी एक सिंगल इपिडेम जो एपिसोड आता है, पैरोक्सिज्म आता है, उसकी पिक्यूलरिटी यूनिफॉर्म कैरेक्टर जो सबके अंदर है उसको टोटालिटी में लेना है और उसके हिसाब से दवाई को ढूंढना है, दैट इज अ जीनस एपिडेमिकस जो सभी केसेस को सुटेबल होगी, which is almost universally serviceable in those patients who enjoyed tolerable health before the occurrence of the epidemic। ये उन सबको काम लगेगी जिन लोगों को इस एपिडेमिक फीवर की से पहले काफी हेल्दी थे, दैट इज टू से वो वेर नॉट क्रॉनिक सफरर्स फ्रॉम डेवलप सोरा। जिन लोगों को डेवलप सोरा की कोई सफरिंग नहीं थी, उन लोगों को ये काफी अच्छी तरीके से काम लगेगी जैसे कोरोना में हुआ था। जिन लोगों को ऑलरेडी डेवलप हो रहा था, जैसे डायबिटीज या कोई हार्ट की तकलीफ या हाइपरटेंशन या फिर किडनी डिजीज या फिर किसी भी तरीके का डेवलप हो रहा जिन लोगों के अंदर था, उन लोगों को ये कोरोना अच्छा होने में काफी डिफिकल्ट हुआ और काफी लोग मरे, वो भी इन्हीं के साथ मरे। और जिन जिन लोगों को अपेरेंटली हेल्दी थे कोरोना से पहले, उन लोगों को कोरोना काफी माइल्ड फॉर्म में आया और वो अच्छे भी हो गए। Aphorism 242: If, however, in such an epidemic, intermittent fever, the first paroxysms have been left uncured, or if the patients have been weakened by improper allopathic treatment, then the inherent sora that exists, alas, in so many persons, although in a latent state, becomes developed। लेकिन अगर इस एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर के फर्स्ट पैरोक्सिज्म को ही हमने, यानी कि पहली बार में ही हमने उसको क्योर नहीं किया, लेफ्ट अनक्योर्ड, या तो पेशेंट को इम्प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट दी गई जिससे वो काफी वीक हो गया, तो फिर इनहेरेंट सोरा, यानी कि वो जो सबके अंदर ये इनहेरेंसी है सोरा की, हम सब के अंदर ये लेटेंट स्टेट में था, वो अब डेवलप हो जाएगा, takes on the type of intermittent fever, and to all disappearance continues to play the part of the epidemic intermittent fever, so that the medicine in which would have been useful in the first paroxysm, rarely an antisoric, is now no longer suitable and cannot be of any service। जब भी ऐसा कोई एक्यूट इंटरमिटेंट फीवर का पेशेंट आता है तो फर्स्ट पैरोक्सिज्म, यानी कि पहली बार में हमें जो दवाई देनी है वो रेयरली एंटीसोरिक होगी, बाकी जनरली वो जनरल क्लास ऑफ प्रूवन मेडिसिन में से ही आएगी, यानी कि नॉन एंटीसोरिक में से।
अब ये नॉन एंटीसोरिक है, वो कैसे पता चलेगा? यानी कि जब आपने उसका सोरा नहीं कवर किया है, एक्यूट टोटालिटी के बेस पर जब दवाई देते हैं तो दैट इज नॉन एंटीसोरिक। और जब क्रॉनिक हिस्ट्री लेके सब कुछ देख के पेशेंट के सोरा को कंसीडर करके जब दवाई देते हैं, देन इट इज अ एंटीसोरिक रेमेडी। अब चाहे कोई भी उसमें दवाई ले लो, आर्सेनिक अगर आपने एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन किया है, यानी कि एक्यूट टोटालिटी बना के, देन इट इज अ नॉन एंटीसोरिक। और वही आर्सेनिक जब आपने क्रॉनिक उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ, पेशेंट की वॉल हिस्ट्री के साथ जब आपने उसको देखा और दिया, तो देन दैट आर्सेनिक विल वर्क एज अ एंटीसोरिक। एनर्जी की बात है, सब कुछ एनर्जी है। और जब हम इस अंडरस्टैंडिंग से देते हैं तो देन इट इज अ नॉन एंटीसोरिक। और जब हम उसकी पूरी लाइफ को देख के देते हैं, देन इट इज अ एंटीसोरिक, क्योंकि वहां पर उस वो एनर्जी काम करती है। तो जब ऐसा होता है, डेवलप हो जाता है, तो हर एक कोई भी इंटरमिटेंट फीवर, चाहे वो एपिडेमिक भी आए, तो वो क्रॉनिक डिजीज का पार्ट है उस पेशेंट में, जिनके अंदर डेवलप सोरा का पार्ट होता है, जिनका जिनका सोरा डेवलप हो चुका है। एंड टू ऑल कंटिन्यूज टू प्ले द पार्ट ऑफ एपिडेमिक। इसीलिए एलोपैथिक सिस्टम में क्या होता है कि मलेरिया की ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उनको बार बार लगातार मलेरिया होता रहता है, क्योंकि पहली बार में जो मलेरिया आया उसकी राइट दवाई नहीं दी गई, और एलोपैथी इम्प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट दी गई, जिससे वो और भी कोई हो गया, और उसको 6 महीने में, 8 महीने में, साल में, 2 साल में इंटरमिटेंट फीवर यानी कि मलेरिया या मलेरिया लाइक फीवर आते रहते हैं। और उनको वापस उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो वो और वीक होते हैं। और फिर उनको या तो वो मलेरिया लाइक फीवर आता है, या फिर वो डेवलप होके किसी और ऑर्गन में उसकी इम्पैक्ट डालता है सोरा, और हमें लगता है कि इसको नई बीमारी हो गई, और वो जो फीवर आता था वो बंद हो जाएगा, और पेशेंट एक दूसरे ऑर्गन की सफरिंग के साथ लाइफ को आगे बढ़ाएगा। इज ना फर्स्ट पैरोक्सिज्म में जो दवाई यूजफुल थी, वो अब सूटेबल नहीं है। यानी कि अब आपको पहले के जो भी प्रोड्रोमल सिम्टम है, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट रह के दवाई नहीं देनी है, लेकिन सोरा को, इनहेरेंट सोरा को समझना होगा, एंड कैन नॉट बी ऑफ एनी सर्विस। अब वो कुछ काम का नहीं रहा वो दवाई। वी हैव नाउ टू डू विथ सोरिक इंटरमिटेंट फीवर ओनली। अब हमें सिर्फ सोरिक इंटरमिटेंट फीवर के साथ डील करनी है, and these will generally be subdued by minor and rarely repeated doses of sulfur or hypersulf in high potency। ये सब कुछ एक माइनर और रिपीटेड डोजेज ऑफ सल्फर से, रेयरली रिपीटेड डोजेज ऑफ सल्फर या हिपरसल्फ हाई पोटेंसी में देने से ये सब कुछ सही हो जाता है। हिपरसल्फ या सल्फर, यहाँ पर हमें मीनिंग समझना है एंटीसोरिक मेडिसिन, क्योंकि तब के जमाने में जो जो अवेलेबल एंटीसोरिक रेमेडीज थी, उसमें से स्ट्रॉन्ग एंटीसोरिक रेमेडी इन दोनों को माना जाता था। इसलिए हनुमान सर ने हिपरसल्फ और सल्फर का नेम लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें एंटीसोरिक समझना है कि माइनर एंड रेयरली रिपीटेड डोजेज ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन इन हाई पोटेंसी से ये केसेस सही हो जाते हैं। Aphorism 243. In those often very pernicious intermittent fevers which attack a single person not residing in a marshy district, और जब ऐसी परनीशियस कोई भी खतरनाक इंटरमिटेंट फीवर हो, परनीशियस मीन्स खतरनाक, इंटरमिटेंट फीवर हो जो एक ही पर्सन को आया है जो मार्सी डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता है, तो एक कंडीशन को साथ में रखना है सब कुछ। वी मस्ट ऑल्सो एट फर्स्ट, as in the case of acute diseases generally, which they resemble in respect of their soric origin। हमें एक्यूट डिजीज की तरह ही इसको देखना है, और ये एक सभी एक्यूट डिजीज सोरिक ओरिजिन के होते हैं, ऐसा हमने देखा है, हमने आगे पढ़ लिया। एम्प्लॉय फॉर सम डेज टू रेंडर what service it may, a homeopathic remedy selected for the special case from the other class of proved नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन। हमें पहले देखना है, पहली दवाई देख के जो नॉन एंटीसोरिक होगी
यानी कि इक्विप टोटलिटी बना के देखना है, अगर उससे सही हो जाए तो ठीक है। बट इफ नॉटविथस्टैंडिंग दिस प्रोसीजर, इस ये प्रक्रिया करने के बावजूद द रिकवरी इज डिफर्ड, रिकवरी नहीं आती है, वी नो दैट वी हैव सोरा ऑन द पॉइंट ऑफ इट्स डेवलपमेंट, तो हम जान जाएंगे कि अब सोरा सोरा अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। एंड दैट इन दिस केस एंटीसोरिक मेडिसिन एलोन कैन इफेक्ट रेडिकल क्योर, और ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ एंटीसोरिक दवाइयां ही 100% क्योर कर सकती है। एक और एफोरिज्म लेते हैं। एफोरिज्म 244, द इंटरमिटेंट फीवर्स एंडेमिक इन मार्सी डिस्ट्रिक्ट। अब तक हमने देखा कि जो मार्सी डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, एपिडेमिक हो या इंडिविजुअल फीवर हो, उसमें क्या करना है, कैसे करना है। अब हम देखेंगे मार्सी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जहाँ पर काफी पवन और हवा कम आती हो, जहाँ पर बीज काफी रहता हो, जो जिसमें गंदगी ज्यादा हो, ऐसा एरिया मार्शी एरिया, और जहाँ पर लोग ज्यादा रहते हो और जगह कम हो। Intermittent fevers endemic in marshy districts and tracts of country frequently exposed to inundations, जहाँ पर बार बार पूर आते हो, give a great deal of work, यानी कि थोड़ी ज्यादा बारिश हो जाए तो वहां पर पानी भर जाता है, ये ऐसे एरिया give a great deal of work to physicians of the old school, यहाँ पर ओल्ड स्कूल के डॉक्टर्स की काफी ज्यादा काम निकलेगा, तो उन लोगों की सीजन आती। And yet a healthy man may in his youth become habituated even to marshy districts and remain in good health. फिर भी एक हेल्दी मैन जब उसकी युवान अवस्था में होता है, तो मार्सी डिस्ट्रिक्ट को भी वो अपनी लाइफ में उसके साथ हैबिचुएटेड हो जाता है, और वो उसी स्थान पर गुड हेल्थ में रह सकता है, रहता है, provided he preserves a faith faultless regimen and his system is not lowered by want, fatigue or pernicious passions। यहाँ पर कुछ शर्तें हैं गुड हेल्थ में रहने के लिए इसी एरिया में। क्या शर्तें हैं, क्या होना चाहिए, फॉल्टलेस रेजिमेन प्रिजर्व होनी चाहिए, ही प्रिजर्व्स अ फॉल्टलेस रेजिमेन, यानी कि उसके रहन सहन में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो हेल्दी कंडीशन को अफेक्ट करे। एंड हिज सिस्टम इज नॉट लोवर्ड बाय वांट, और उसकी सिस्टम की जो वाइटल फोर्स है, उसकी सिस्टम जो है वो उसकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। कैसे, वांट से, यानी कि जब भी हमें कुछ चाहिए होता है तो हम उसके पीछे लग जाते हैं और दिन रात काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फटीग नहीं होना चाहिए, एंड परनिशियस पैशंस नहीं होनी चाहिए। परनिशियस खतरनाक पैशंस मीन्स जैसे टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल, एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस, ये सब नहीं होना चाहिए। इससे सिस्टम लोअर होती है और बॉडी वीक हो जाती है। इससे गुड हेल्थ में रह इसके साथ गुड हेल्थ में रहना काफी मुश्किल हो जाता है। द इंटरमिटेंट फीवर्स endemic there would at the most only attack him on his first arrival। और जब ऐसी ऐसी सिचुएशन के साथ जब पर्सन इस मार्सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उसको एंडेमिक इंटरमिटेंट फीवर का अटैक आता है, और सबसे पहला अटैक जैसे ही वो वहां पर आता है तो उसको तुरंत चालू होता है। बट वन और टू वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ हाईली पोटेंटाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ सिंकोनाबार would conjointly with the well regulated mode of living just alluded to speedily free him from the disease। लेकिन हम इसको तुरंत अच्छा कर सकते हैं, एक या दो डोज ऑफ सिंकोनाबार, हाई पोटेंसी ऑफ सिंकोनाबार से, चाइना से हम इसके एक या दो डोज से एंड वेरी स्मॉल डोजेज उसको सही कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसकी मोड ऑफ लिविंग भी हमें अच्छे रेगुलेशन के साथ उसको देनी है, करवानी है। But persons who, while taking sufficient corporeal exercise and pursuing a healthy system of intellectual occupations and bodily regimen, लेकिन ऐसे लोग जो
पूरी तरीके से अच्छी तरीके से शरीर का ध्यान रखते हैं, कसरत करते हैं, हेल्दी मोड ऑफ लिविंग है, बॉडीली रेजिमेन अच्छा है, ऑक्यूपेशन अच्छा है, कोई ऐसा फटीग-बटीक कुछ नहीं है। तो इन लोगों को, इन सच पर्सन सोरा स्ट्राइविंग टू डेवलप इटसेल्फ, इन लोगों के अंदर जब ऐसा बुखार आता है, इंटरमिटेंट फीवर मार्शी एरिया में, तो इन लोगों की सोरा डेवलप हो रही है, ऑलवेज लाइज एट द रूट ऑफ देयर मेलेडी, और ये सोरा डेवलप सोरा हमेशा इस मेलेडी के रूट में पड़ी हुई होती है। एंड द इंटरमिटेंट फीवर कैन नॉट बी क्योर्ड इन द मार्शी डिस्ट्रिक्ट विदाउट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। इस एरिया में, ऐसे एरिया में इंटरमिटेंट फीवर को एंटीसोरिक ट्रीटमेंट के बिना अच्छा नहीं कर सकते। If some, it sometimes happens that when these patients exchange without delay the Marsi district for the one that is dry and mountainous, recovery apparently ensues। लेकिन ऐसा कभी-कभी देखते हैं हम कि पेशेंट्स जैसे ही मार्सी एरिया छोड़ के अपने गांव चला जाता है, जहाँ पर ड्राई माउंटेनियस एरिया होता है, तो वो पेशेंट तुरंत सही हो जाता है विदाउट डिले। द फीवर लीव्स देम, बुखार चला जाता है। इफ दे बी नॉट येट डीपली शंक इन डिजीज, अगर वो काफी बीमारी में काफी डूब नहीं गए, यानी कि उनको काफी हद तक बीमारी ने पकड़ नहीं लिया है, तो वो सही हो जाते। दैट इज टू से इफ द डिज सोरा वाज नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड इन देम, यानी कि सोरा कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है अभी तक, और वो बाहर चला गया, तो उनका फीवर चला जाएगा एंड कैन कॉन्सिक्वेंटली रिटर्न टू इट्स लेटेंट स्टेट, और उसकी वजह से ये वापस अपने लेटेंट स्टेट में चला जाएगा। बट दे विल नेवर रीगेन परफेक्ट हेल्थ विदाउट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट, लेकिन उन लोगों को एंटीसोरिक ट्रीटमेंट के बिना वो परफेक्ट हेल्थ में वापस नहीं आएंगे कभी भी। फुटनोट है, लार्ज ऑफन रिपीटेड doses of cinchona bark has also concentrated cinchona remedies such as the sulfate of quinine, यानी कि quinine derivatives, have certainly the power of freeing such patients from the periodical fits of marshy ague, but those thus deceived into the belief that they are cured remain diseased in another way। तो लार्ज ऑफन रिपीटेड डोजेज ऑफ सिंकोना बार्क, यानी कि क्विनाइन डेरिवेटिव्स की जब रिपीटेड डोजेज में, जैसे एलोपैथिक साइंस में किया जाता है, उसको देने से उसके अंदर ताकत है पेशेंट को इंटरमिटेंट फीवर से छुटकारा देने के लिए, उससे फ्री कर देते, पीरियोडिकल फिट्स भी नहीं आते। लेकिन ये उसके साथ डिसीवमेंट हुआ, डिसेप्शन हुआ, और ये बिलीफ के साथ कि वो क्योर हो गए, लेकिन वो दूसरे तरीके से बीमार रहते हैं, फ्रीक्वेंटली विथ एन इनक्योरेबल क्विनाइन इंटॉक्सिकेशन। ये सिक्स एडिशन का पार्ट ऐड किया हुआ है कि वो क्विनाइन इंटॉक्सिकेशन के इनक्योरेबल बीमारी के साथ वो बीमार रहते जाते हैं। तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते हैं, कल फिर से नए अध्याय के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।